नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हम लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी भी अभी वुमेन की जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। एक बैच कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका है और एक नए बैच की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 27 जुलाई को शुरू हो गई थी और 31 अगस्त 2020 तक चलेगी। ध्यान रखें, अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे में भर्ती की जाएगी, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना निहायत ही ज़रूरी है। उसके बाद एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। एडमिट कार्ड उन्हीं कैंडिडेट को इशू किए जाएंगे जो कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे नॉर्म्स को कवर करते हैं और मेरिट में आ जाते हैं। अब मेरिट बनेगी कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। जैसे कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट आर्मी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, तो उसके लिए जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती है, जिसमें एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल, जो कि जनरल ड्यूटी के लिए जनरली होता ही है, जो यानी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच की होनी चाहिए। हाइट 152 सेंटीमीटर्स है और जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं आर्मी के, उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए हाइट के साथ। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में भी उसको फ्लैश करूँ। साथ ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस भर्ती में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इसी के आधार पर मेरिट बनती है एडमिट कार्ड इशू करने के लिए। इसमें जो कैंडिडेट है उसको कम से कम 10th पास होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ। और ध्यान रखने वाली बात कि 33% मार्क्स इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर कोई विद ग्रेस पास है, 33% से मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में भी कम हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। इसमें मेरिट तभी बनेगी जिस हिसाब के आपके 10th में मार्क्स होंगे। अब अगर जब मेरिट बन रही है, दो स्टूडेंट के मार्क्स एक जैसे होंगे, जो इस इम्पोर्टेंट नोटिस में दिया गया है, तो जो उम्र में बड़ा है यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा ऊपर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और मेरिट में वही स्टूडेंट या वही कैंडिडेट आएगा। ठीक है। अपर एज लिमिट में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, एक्सेप्ट अगर कोई विडो है किसी सोल्जर की जिनका पति ड्यूरिंग सर्विस एक्सपायर हो गए थे, या तो कहीं शहीद हो गए थे या फिर किसी और वजह से ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी को 9 साल का यानी 30 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मैं बात करूं टेस्टों की, जो सबसे पहला टेस्ट है 1.6 किलोमीटर रन होता है, जिसको 7 मिनट 30 सेकेंड में कवर करना होता है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में 8 मिनट में। 10 फीट की लॉन्ग जंप, 3 फीट की हाइट है, इसको क्वालिफाई करना होता है हाई जंप को। ध्यान में रखने वाली ये बात है कि अपने दिमाग में ये 7 मिनट 30 सेकंड को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये लास्ट है, लास्ट टाइमिंग इन होने का। इससे पहले ग्रुप बनते हैं एक्सीलेंट, उसके बाद गुड और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री। तो आपको मेरिट में आने के लिए एक्सीलेंट तो आना ही होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगर ये भर्ती रैली 5000 से 9000 फीट वाले हाइट में हो रही है, तो 30 सेकंड का हाइट का इलाका जो होता है, तो उसमें 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। अगर 9000 से 12000 फीट की हाइट वाले इलाके में हो रही है, तो उसमें 120 सेकंड का समय दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हाइट वाले इलाके हैं उनमें सांस जल्दी फूलती है और दौड़ने में थोड़ी सी परेशानियाँ हो जाती हैं। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन की बात करूं, तो ध्यान रखें, कोई भी जो एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन की डॉटर है या उनकी सिस्टर है, तो उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर, वेट में 2 केजी की छूट दी जाती है। अगर वेट कम है तो 2 केजी बढ़ा दिया जाता है, अगर वेट ज़्यादा है तो 2 केजी घटा दिया जा सकता है। इसके बाद अगर वार विडो है या किसी और सोल्जर की जो कि ड्यूरिंग हार्नेस जिनकी डेथ हो गई थी, अगर वो हैं, तो उनको भी 2 सेंटीमीटर हाइट और 2 केजी वेट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन अगर कैंडिडेट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट है डिफरेंट लेवल पे, इसका लेवल क्या लेवल होता है, ये www.joinindionmilitary या joinindianarmy.nic.in पे दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड के गेम्स होते हैं, किस लेवल तक खेले हुए होते हैं। उसमें हाइट में 2 और वेट में 5 केजी की छूट भी दी जाती है।
और बाकी रिलैक्सेशन किसको दिया जाता है? और रिलैक्सेशन दिया जाता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, इनको 4 सेंटीमीटर की हाइट दी जाती है। साथ में जो गोरखा और गढ़वालियों को भी 4 सेंटीमीटर की हाइट दी जाती है। इसके लिए आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ड्यूरिंग भर्ती आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ये स्पेशल केसेस होते हैं इसके लिए। और अगर आप कास्ट से रिलेटेड कोई रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब मैं अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो फिट और मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके का फिट कैंडिडेट को ही इंडियन आर्मी में लिया जाता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। इसके लिए मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल में आपका बाद में मेडिकल करवाया जाएगा। लेकिन मैं सलाह देता हूं कि आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसी दौरान आप किसी डॉक्टर से अपना एक प्री मेडिकल ज़रूर करवाइए। जेंडर की जहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जेंडर का मतलब ये है तो फीमेल के लिए भर्ती है, तो वुमेंस के लिए। लेकिन कई लोग ट्रांसजेंडर होते हैं कि जो सर्जरी से अपने जेंडर को चेंज करवा लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही अनफिट हैं मेडिकली। प्रेगनेंसी की मैं बात करूं, वैसे तो यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो अनमैरिड को ही बुलाया गया है, लेकिन इन केस अगर वो प्रेग्नेंट पाए जाते हैं, कहीं लिव इन रिलेशनशिप में हैं या किसी और वजह से, तो वो बिल्कुल अनफिट हैं। आपको ड्यूरिंग भर्ती या ड्यूरिंग डिस्पैच जो भी होगा उस समय आपको एक मिनिमम MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर से नो प्रेग्नेंट स्टेटस का एक सर्टिफिकेट देना होगा। जब रिक्रूटिंग मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उस समय ये आपको एक सर्टिफिकेट और देना होता है कि आप एमोनेरिया एंड मेनोरेगिया इन दोनों से ग्रस्त नहीं हैं। एमोनेरिया का मतलब होता है कि आपको जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वुमेंस का, वो बिल्कुल नहीं आता या बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ में आपको एक फ़िट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर भर्ती के दौरान और डिस्पैच कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में डिस्पैच के दौरान 80 डेज यानी 180 दिन का गैप होता है तो दोबारा से मेडिकल करवाया जाएगा। 6 महीने तक ही मेडिकल वैलिड होता है, दोबारा मेडिकल करवाया जाएगा। इसीलिए कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर भी कि एक अपना प्री मेडिकल ज़रूर करवा लें। बाकी मेडिकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि आप www.joinindianarmy.nic.in पर चेक कर सकते हैं। रिटन टेस्ट थ्रो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि टेस्ट बाकी उसमें लिया जाता है उसी तरीके का टेस्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, कुछ बोनस मार्क्स दिए गए हैं कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को। तो वो कैंडिडेट्स कौन है मैं आपको बताता हूं। डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन अगर है या उस एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन की सिस्टर है तो उनको 20 मार्क दिए जाते हैं बोनस में। अगर विडोज हैं किसी सर्विसमैन की, सोल्जर की जो सर्विंग के दौरान एक्सपायर हो गए थे, तो उनको भी 20 मार्क्स दिए जाते हैं। एनसीसी यही सर्टिफिकेट धारक हैं तो आपको 5 मार्क्स, और अगर एनसीसी बी हैं तो 10 मार्क्स, और अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही नहीं है, आपको फुल मार्क्स ऑलरेडी दे दिए जाएंगे। यू आर अवॉर्डेड द फुल मार्क्स। स्पोर्ट्स वुमेन की बात करूं तो डिफरेंट लेवल के स्पोर्ट्स का डिफरेंट लेवल के आप मार्क्स भी दिए गए हैं। अगर आपने किस लेवल पर खेला है और कौन सा गेम खेला है उसके आधार पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या होता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी भी चीज़ का स्पोर्ट्समैन के लिए क्लेम किया है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना निहायत ही ज़रूरी है। बिना सर्टिफिकेट के आप उसमें एलिजिबल नहीं हैं। देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनका अगर आप किसी टीम इवेंट का हिस्सा रहे हैं तो ये सब आपको देना ज़रूरी होता है। बाकी आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशन में, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, एक बात और है कि ओनली वन रिलैक्सेशन कैन बी अवेल्ड। बोनस मार्क्स विल बी अकॉर्डेड टू क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन।
एंड ओनली वन वार्ड, चाहे अगर डॉटर है चाहे सिस्टर है एक सर्विसमैन की, अगर दोनों एक साथ आ गए हैं तो एक को ही मिलेगा, अगर दो डॉटर हैं तो दोनों को नहीं, एक को ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो मेरिट बनेगी, मेरिट प्रिपरेशन की कैसी होगी, 6 डिफरेंट लोकेशन मैंने आपको बताई थी ऊपर, उन डिफरेंट लोकेशन पे होती, और जो वहाँ पर रैली का वेन्यू होगा वो उसकी जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी जो भी उस लोकेशन की होगी उसके आधार पर वहाँ पर वेन्यू पे भर्ती कराई जाएगी, और उसके आधार पर सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी जो कैंडिडेट रिकमेंड हैं और जो रिजर्व हैं उनकी। ये सिर्फ पर्टिकुलर भर्ती वाली प्लेस की मेरिट लिस्ट बनेगी, ये कोई सेंट्रलाइज सबको मिक्स करके नहीं बनाई जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोड्यूस करने हैं जब आपने भर्ती के लिए आना है, उस समय आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड लाना है, जो कि आपको डाउनलोड करना है, जो कि ऊपर मैंने साइड बताई। फ़ोटोग्राफ आपको 20 फ़ोटोग्राफ लानी है, उसका बैकग्राउंड आपका वाइट या रेड होना चाहिए, और नॉर्मल पेपर पे नहीं, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के फोटोग्राफिक पेपर पे होने चाहिए, और प्रिंट कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं होने चाहिए, वो किसी लैब से निकले हुए होने चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात मैं करूं तो जितना भी आपने ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन सर्टिफिकेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस भी क्लास का जिक्र किया है कि आप मैट्रिक हैं, 12th हैं, 10th ग्रेजुएशन हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो आपको सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपने साथ लाने पड़ेंगे। बाकी अगर आपने कोशिश की है कि आपको किसी चीज़ में रिलैक्सेशन दिया जाए तो उस रिलैक्सेशन के लिए भी आपको उस रिलैक्सेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। उसके अलावा क्लास का सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, रिलीजियस, अगर कोई रिलीजन को आप क्लेम कर रहे हैं तो रिलीजियस सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जिस स्कूल में या जहां पर आप पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके प्रिंसिपल द्वारा साइन किया होना चाहिए, और ये 1 साल के लिए वैलिड है, यानी आप जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो उसको उस समय 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट आपको जिस चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हैं, एनसीसी ए बी सी तीनों ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन के कोटे को क्लेम कर रहे हैं, आप किसी की डॉटर हैं, सिस्टर हैं, तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपने चाहे पेरेंट का या अपने ब्रदर का, तो आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना निहायत ज़रूरी है। तो आप अभी से बता दीजिए अपने भाई को या अपने फादर को कि भाई हमारा रिलेशन सर्टिफिकेट कंसर्न रिकॉर्ड से तुरंत निकाल लें, ताकि ड्यूरिंग भर्ती आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ईएसएम का यानी एक्स सर्विसमैन का भी एक एफिडेविट लगेगा, वो इसमें मैंने यहाँ पर नीचे अभी एक फॉर्मेट दिया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन में, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके सिग्नेचर करके एट द टाइम ऑफ भर्ती अपने साथ कैरी करेंगे। अपने पेरेंट की, अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनकी ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक, उनको पता है ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक उनके पास है, आपको वो कैरी करनी है। लेकिन ध्यान रखें कि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आपको बहुत सुरक्षित रखना है। आप अगर उसको खो जाते हैं तो ये सोचिए कि आप अपने जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, आप उनकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुके हैं। तो इसलिए आप अगर उसको कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो ध्यान रखें कि उसको बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर किया जाएगा। एक बार प्रोड्यूस करने के बाद दोबारा उसको सिक्योर कर दीजिए। विडोज ऑफ डिसीज्ड सोल्जर कैन प्रोड्यूस IAFI 1940 एज ए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अब जो सोल्जर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनकी विडोज को क्या चाहिए, तो एक डॉक्यूमेंट होता है उनके पास, उनके रिकॉर्ड से दिया हुआ IAFY 1940, वही जिसके आधार पर उनको पेंशन भी मिलती है, तो वही डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ भर्ती। अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपको लाना है, और आपको अपने सरपंच से या किसी भी, जहाँ पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ से लिखवा के लाना है कि ये अनमेरिड हैं, और उस पर एक फ़ोटो भी आपने लगानी है जो सर्टिफाइड होगी उसके द्वारा, उसमें लिखा हुआ होगा कि यही कैंडिडेट है और ये अभी अनमेरिड है। अगर कोई मैरिड है, मैरिड हो सकता है, वो कब हो सकता है कि वो मैरिड था, उसने डाइवोर्स ले लिया या विडो हो गई, तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मैं मैरिड थी, जिस वजह से डाइवोर्स की वजह से मैं अभी अलग हो गई हूँ या मैं विडो हो गई हूँ, लेकिन मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। हाँ, अगर आपके पति
आर्मी में थे और वो किसी कारणवश एक्सपायर हो गए, तो आपके अगर बच्चे हैं तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपनी शादी कर लूँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। ये आपको पहले ही एफिडेविट साइन करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि 33 वीक की ट्रेनिंग के दौरान आप अपने पेरेंट्स को बता दें, अगर वो ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं आपकी शादी का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास जब आप आते हैं भर्ती में, तो आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों होने चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि विद इन 2 और 3 वीक ऑफ ट्रेनिंग आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका अकाउंट नहीं है या आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बार सैलरी में प्रॉब्लम होती है तो जो नॉर्मल रूटीन में काम हो रहे हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जब कोई पिछड़ जाता है तो फिर वो पिछड़ा ही रह जाता है, बहुत मुश्किल आ जाती है दोबारा सैलरी शुरू करने में। तो इसलिए प्लीज़ आप ये सब चीज़ें पहले ही तैयार रखिए। अगर आपके खिलाफ़ कोई भी अनडिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है तो आप कोशिश भी ना करें कि आप भर्ती में जाएं। आपके खिलाफ़ यहाँ पर भी नहीं तो कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, उसका फॉर्मेट क्या होगा नीचे दिया गया है अपेंडिक्स बी में, आपको उस तरीके का एक एफिडेविट भी यहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट IEHQ ऑफ MOD आर्मी के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया है कि candidates are advised to bring sufficient eatables and drinking water with them since recruitment is a time consuming process due to COVID-19। ये सब दी गई हैं क्योंकि जो ये निकला है अभी नोटिफिकेशन, ये COVID-19 के बाद निकला है। तो COVID-19 के बाद इन्होंने ये चीज़ें बताई कि आप अपने पास सफिशिएंट ईटेबल्स रखें, बाहर से आपको न खरीदना पड़े, पानी रखें पीने का। कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्ड किया हुआ है नोटिफिकेशन में इसको। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड इनटू द रैली साइट ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट www.joininarmy.nic.in। एनीवन फाउंड विद फेक एडमिट कार्ड विल बी हैंडेड ओवर टू सिविल पुलिस। आपको अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपियां साथ में कैरी करनी हैं जो कि इस साइट से डाउनलोड की हुई हों। अगर आपने कोई गलती से फेक एडमिट कार्ड बना दिया, चाहे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो कोई बात नहीं, और करने के बावजूद आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला तो आपने क्या किया कि एक फेक एडमिट कार्ड बना दिया, तो ध्यान रखिए आप वहाँ से सीधे सिविल पुलिस को हैंडओवर कर दिए जाओगे। तो किसी भी तरीके का आर्मी रिक्रूटमेंट के दौरान या आर्मी भर्ती के बाद भी किसी तरीके का फ्रॉड एक्सेप्ट नहीं है। और ये यहीं पर नहीं होता, उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो आप सोचें कि मैं तो फ्रॉड से ट्रेनिंग में आ गया हूँ, उसके बाद भी डबल लेवल की वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जाती है। अगर आप उसमें वेरीफाइड नहीं पाए गए तो उसके बाद भी आपको सिविल पुलिस के हैंडओवर किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपने इस भर्ती में आना है। अब एक कैंडिडेट से और एडवाइस की गई है रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट द्वारा कि कैंडिडेट अपनी पूरी चीज़ें जो कि क्वालिटेटिव मैंने आपको ऊपर बताया था, और जो भी एजुकेशन या कोई और डेट ऑफ बर्थ से रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उनको एक बार टैली कर लें। अगर आप उसमें नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश भी ना करें, आपको तुरंत डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मैं आपसे इतने लाख रुपए लेता हूं और मैं आपको भर्ती कर देता हूं और आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको पेपर लीक कर देता हूं, तो वो आपको धोखा दे रहा है। इंडियन आर्मी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कहने की बातें होती हैं, आपसे पैसे कमाने के धंधे हैं। आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप पैसे भी आप तब देना जब आप भर्ती हो जाएंगे, उससे पहले मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। उसके बाद तो कुछ भी नहीं करेगा और अचानक क्या होगा कि आप अपनी मेहनत से अपने मार्क्स ले आएंगे, अपनी मेहनत से भर्ती हो जाएंगे और उसके बाद वो आप पे लाखों रुपए क्लेम करेगा कि मैंने आपको भर्ती करवाया है। जबकि ऐसे लोग बिल्कुल आर्मी के अगल बगल भी नहीं भटक सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा कोई प्रोवोक कर रहा है तो आप पुलिस में उसकी रिपोर्ट कीजिए। बाकी अगर कोई सर्टिफिकेट ओवर राइटिंग है या उसको टैंपर किया गया है तो प्लीज़ अपने साथ उसको कैरी न करें। अगर कोई ड्रग्स का आदी है या ड्रग्स के साथ पाया जाता है तो भी वो पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाता है। इसलिए कोई ऐसी चीज़ न करें या ड्रग्स न लें कि मैं रनिंग में बहुत फास्ट आ जाऊंगी या मैं
मेडिकली या फिजिकली फिट हो जाऊंगी अगर मैं ड्रग्स लेती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता चल जाता है कि कौन कैसा है। वो न कि इस भर्ती में बल्कि आगे आने वाली किसी भी सरकारी जॉब के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके का अनफेयर मीन की कोशिश न करें, ध्यान रखें। अगर ड्यूरिंग भर्ती किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है, कुछ लॉस हो जाता है, या भगवान न करे कि कोई कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो उसको कोई भी कंपनसेशन लागू नहीं है। इसलिए इंडेमनिटी बॉन्ड का सिग्नेचर मैंडेटरी है। अगर आपके शरीर में टैटू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो टैटू वाले बिल्कुल भी फ़ौज में लागू नहीं हैं, उनको फ़ौज एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आपकी पाम पे, बैक में अगर कोई छोटा सा टैटू है और वो किसी आपके धर्म को या आपके भगवान को आप वो दिखा रहा है, तो वो टैटू को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसका भी साइज़ छोटा होना चाहिए और वो भी कुछ परमिशेबल चीज़ों में ही फाइनल होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, वो आपने कैरी करने हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं करेंगे। अगर आप कैरी करते हो तो जहाँ पर आप रेजिडेंस कर रहे हैं वहाँ तक ही सीमित रखिए। अपने भर्ती एरिया में बिल्कुल मोबाइल फ़ोन को कैरी न करें। बाकी सारे के सारे इसमें दिया गया है, जो भी और बाकी नोट्स दिए गए हैं, प्लीज़ आप इनको देखिए। आपको भर्ती होने के बाद से सीएमपी सेंटर तक जो भी ट्रैवलिंग होगा, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। और अगर आप 33 वीक्स की अच्छी ट्रेनिंग ढंग से बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे कर लेते हो, तो आपको 33 वीक बाद अटेस्टेड कर दिया जाएगा एज ए रैंक ऑफ सिपाही। प्रमोशन जैसे कि सीएमपी में प्रमोशन बाकी जो सोल्जर्स हैं उनके होते हैं, वही रेशियो आपके लिए भी लागू है। पे एंड अलाउंसेज आपके जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पे एंड अलाउंसेज हैं या जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, आपको दिया जाएगा। लीव आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लागू है, 60 डेज पार्ट ऑफ एनुअल लीव, 30 डेज कैजुअल लीव, वो आपको दी जाएंगी। बाकी आप पेंशन लेवल सर्विस 15 साल की सर्विस को कंप्लीट करने के बाद आप पेंशन लेने के हकदार हो जाते हो। अगर आप चाहते हो तो 15 साल बाद आप नौकरी छोड़ सकते हैं, और अगर आपने जो कैरी ऑन करना चाहते हो तो आप कैरी कर सकते हैं। 15 साल के बाद आप जब भी जॉब को छोड़ेंगे आपको पेंशन दी जाएगी। तो फाइनल एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट द्वारा। द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन इन द नोटिफिकेशन एंड ऑन द वेबसाइट आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड शुड देयरफॉर बी ट्रीटेड एज गाइडलाइंस ओनली। In case of any ambiguity, the existing policies, rules and regulations of Indian Army, Government of India will be final. Details are also available on website www.joinindianarmy.nic.in. All legal disputes will be considered in the High Court under whose geographic jurisdiction the recruitment rally venue falls. वो बोल रहा है कि जो ये नोटिफिकेशन दिया गया है ये आपकी गाइडलाइंस के लिए। आपके दिमाग में अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है और वो संदेह अगर पूरा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए जो फाइनल है वो जो रूल्स और रेगुलेशंस इंडियन आर्मी के और गवर्नमेंट इंडिया के हैं वही फॉलो किए जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जिस भी जियोग्राफिक जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आपकी रिक्रूटमेंट वेन्यू फॉल, रैली का जो वेन्यू है वो फॉल्स आता है, वो ही उसका आखिरी उन्हीं का जो फाइनल निर्णय होगा वही माना जाएगा। 27 जुलाई का ये डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन साइन किया हुआ है रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट के द्वारा। और उसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये अपेंडिक्स ए, जिसकी बात मैंने नोटिफिकेशन में करी थी, वो होगी। इसमें आपको ज्वाइंट फोटोग्राफ्स लगाना है आपके फादर जो भी सर्व कर रहे हैं उनके लिए, उनके साथ पूरा फॉर्म को आपने भरना है और उसके बाद सिग्नेचर किए जाएंगे आपके जो भी एक्स सर्विसमैन है जिनका आप कोटा अवेल्ड करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट एक और आप बनाएंगे आपके पेरेंट्स के द्वारा, उसमें साइन किया जाएगा और ये एफिडेविट भी आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करना है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ₹10 पे, जो मैंने आपको बताया था कि इस पर फोटो वाइट बैकग्राउंड है, रेड ब्राउन की बैकग्राउंड की एक बढ़िया लास्ट 3 महीने पुरानी फ़ोटो कम से कम वो यहाँ पर चिपका दी है और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर भरनी है और ये लेके जानी। ये हर एक के लिए लागू नहीं है, ये उनके लिए लागू है जो मैंने ऊपर से नीचे तक बताई। ये तो सबके लिए लागू है ये वाला अपेंडिक्स, लेकिन जो पीछे ऊपर वाला है ये उन्हीं के लिए लागू है जिनके फादर और रिटायर हो चुके हैं या सर्विस कर रहे हैं, ये या जो कोई कोटा क्लेम कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। बाकी ये पूरे फॉर्मेट आप इनका प्रिंट आउट निकालने के बाद सिग्नेचर करने के बाद आप भर्ती के दौरान आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, तभी आप
भर्ती के लिए एलिजिबल हो। तो ये था नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया वुमेन एम्पावरमेंट के तहत, जो हमारा नया एक सिस्टम शुरू हुआ है इंडियन आर्मी में कि वुमेन भी जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल ये सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे शायद बाकी बटालियन जो सपोर्टिंग आर्म से हैं, जैसे सिग्नल रेजिमेंट, सर्विस कोर या ईएमई रेजिमेंट, इनमें भी धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है। इसलिए आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखिए और आपके अंदर जो जज्बा है देश सेवा करने का वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। अगर आप इंडियन आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाए तो आप बेलो ऑफिसर रैंक में भी इंडियन आर्मी में जाके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, हर एक कैंडिडेट तक ये वीडियो को पहुंचना चाहिए और सबको जो भी इसके लिए चाहते हैं कि वो रिक्रूटिंग करें वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, तो उनको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।